नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है दहेज। बहन की शादी तो जमीन बेचकर कर दोगे, पर अपनी बेटी का क्या। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि हमारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। छोटी ननद के ब्याह में विमला जी ने यह बात गांठ बांध ली थी। आज भी याद आता है तो दिल कट कर रह जाता है। विवाह पर जो खर्चा हुआ तो हुआ ही। छोटी ननद के ससुराल वाले बड़ी गाड़ी की डिमांड कर रहे थे। विमला जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो उसके ससुराल में पति के अलावा उसकी 2 शादीशुदा नंदे, एक कुंवारी नंद और ससुर जी थी। सास का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। विनोद सरकारी विभाग में क्लर्क था। उसकी शादी से पहले 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। विनोद के साथ विमला का विवाह हुआ तो घर की सारी जिम्मेदारियां विमला पर आन पड़ी। विमला का अपनी नंदों से बहुत ही मेलजोल वाला व्यवहार था। वह शादीशुदा नंदों को तीज त्योहारों पर बुलाती और अच्छा नेक देकर विदा करती। ससुर जी की 4 बीघा जमीन थी जिस पर वह खेती किया करते थे। कुछ दिनों बाद ससुर जी भी हृदयघात के कारण चल बसे। अब छोटी ननद के विवाह की सारी जिम्मेदारी विमला और विनोद पर आ गई थी। साथ ही बड़ी 2 नंदों के विवाह में ससुर जी ने कुछ कर्ज भी लिया हुआ था जो विनोद को ही चुकाना था। अब विनोद और विमला अपनी गृहस्थी संवारने में लग गए। विनोद ने घर की जरूरतों पर अंकुश लगाकर अपने पिताजी द्वारा लिया गया कर्ज को किस्तों में चुकाना शुरू कर दिया। विनोद की छोटी बहन भी विवाह लायक हो चुकी थी। विनोद ने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों में बहन के रिश्ते की बात चलाई। इस बीच विनोद और विमला की भी 2 बेटियां संसार में आ चुकी थी। विनोद की छोटी सी नौकरी और 4 बीघा जमीन पर पूरे परिवार का भविष्य टिका हुआ था। छोटी बहन कविता ने ग्रेजुएशन पूरी की ही थी कि उसके लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आ गया। लड़का उच्च पद पर कार्यरत था। घर परिवार भी अच्छा था। जमीन जायदाद भी देखने दिखाने लायक थी। सब कुछ इतना अच्छा पाकर विनोद ने बिना अवसर गवाए रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रिश्ता विनोद की शहर वाली चाची जी की दूर की रिश्तेदारी में से था। कविता आगे पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, परंतु इतना अच्छा रिश्ता पाकर और अपने भाई की मजबूरी को समझते हुए उसने भी इस रिश्ते का कोई विरोध नहीं किया। वह भी अपने विवाह के सपने सजाने लगी। दोनों परिवारों के बीच जरूरी बातें तय हो गई। लड़के वालों ने कविता को देखते ही पसंद कर लिया। शादी की तारीख भी तय हो गई। देखते ही देखते शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। घर में कविता की शादी के लिए दान दहेज इकट्ठा किया जाने लगा। विनोद ने अपनी हैसियत से बढ़कर लड़के वालों की हैसियत के अनुसार हर चीज बढ़िया से बढ़िया देने की पूरी कोशिश की थी। कपड़े, साड़ियां, जेवर, फर्नीचर से लेकर हर चीज अच्छी खरीदी गई थी। शादी से एक दिन पहले विनोद अपने सगे संबंधियों के साथ लड़के का तिलक करने बहन के ससुराल पहुंचा। कविता के ससुर का बड़ा सा बंगला था। गाड़ियां, नौकर चाकर सब कुछ था। विनोद अपनी बहन के लिए इतना धनवान ससुराल पाकर फूला नहीं समा रहा था। साथ ही अपने रिश्तेदारों में गर्व महसूस कर रहा था कि उसने अपनी बहन के लिए इतना अच्छा घर और वर ढूंढा जो रिश्तेदारी में किसी की भी बेटी का नहीं। सगाई की सभी रस्में पूरी हो गई। कविता के ससुराल वालों ने भव्य भोज का आयोजन किया था। विनोद ने नाती रिश्तेदार कविता के ससुराल वालों की चकाचौंध देखकर हैरान थे। सभी विनोद की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। भाई विनोद, तुमने तो बाप और भाई दोनों का फर्ज बहुत अच्छे तरीके से निभाया। अपनी छोटी बहन के लिए बहुत अच्छा घर बार ढूंढा है। कविता बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतना धनवान ससुराल मिला। सगाई की रस्म पर दिए गए दहेज के सामान, कपड़े और जेवरों को देखकर कविता के ससुराल वालों के मुंह चढ़ गए। दबे सवर में कुछ बातें विनोद के कानों तक भी पहुंची। लड़के की मां कह रही थी, हमने कुछ मांगा नहीं तो लड़की के भाई ने भी हाथ खींच ली। दहेज का सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बेड का सिरहाना टेढ़ा है, लगता है किसी लोकल मार्केट से लिया गया। साड़ियां भी ऐसी जैसे
पहनी हुई साड़ियों को ड्राई क्लीन करा कर दिया गया हो। जेवर भी बहुत हल्के हैं। मेरा बेटा सरकारी अफसर है, हमने मांगा नहीं तो क्या हुआ। अपने हिसाब से हमारे बेटे के ओहदे के अनुसार दहेज तो देना ही चाहिए था। यह तो सभी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि लड़की वाले बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर कुछ भी हल्का फुल्का सामान दे जाएं। हमारी हैसियत का कुछ तो ख्याल किया होता। तभी विनोद के चाचा जी के पास लड़के के पिताजी आकर बोले, समधी जी, बात रिश्तेदारी की। अगर कोई और होता तो हम इसी वक्त सारा सामान वापस लौटाकर यह रिश्ता भी तोड़ देते, लेकिन दूर के ही सही आप हमारे रिश्तेदार। यह सच है कि हमने दहेज की डिमांड नहीं की, लेकिन आपको स्वयं ही समझ जाना चाहिए, ताकि हमारा बेटा सरकारी अफसर है तो उसकी हैसियत और मान मर्यादा का तो ध्यान रखना होता। चलिए, अभी तक जो हुआ सो हुआ, हम उसके लिए आप लोगों को एक मौका देते हैं। कल बारात लाने से पहले एक बड़ी गाड़ी का इंतजाम हो जाना चाहिए। बारात तभी आएगी जब लड़की का भाई 15 लाख वाली गाड़ी का इंतजाम कर देगा। हमारे घर से एक व्यक्ति कल सुबह इस बात की पुष्टि करने के लिए आपके घर पहुंचेगा कि आपने गाड़ी का इंतजाम किया या नहीं। अगर गाड़ी का इंतजाम नहीं हुआ तो बारात नहीं आएगी। विनोद को यह बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, परंतु चाचा जी ने समझा बुझाकर उसे शांत कर दिया और सभी घर लौट आए। विनोद के घर में औरतें बहुत खुश थी। कविता की सगाई करके भाई लौटेगा तो मेहंदी की रस्म शुरू की जाएगी, गीत बाजा होगा, खूब धूम धमाल चौकड़ी मचाएंगे। परंतु सगाई करके वापस लौट रहे रिश्तेदारों और विनोद का चेहरा उतरा हुआ था। यह देखकर विमला किसी अनहोनी आशंका से घबरा गई। विनोद चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सभी मेहमानों के बीच खुसर फुसर होने लगी। देखते ही देखते यह बात चारों तरफ फैल गई कि कविता के ससुराल वालों ने दहेज में 15 लाख की गाड़ी मांगी। सभी आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। सिर्फ एक रात का फासला था, अगले दिन बारात आनी थी। इतने थोड़े समय में विनोद इतने पैसे का इंतजाम कहां से करेगा। विमला विनोद के पास गई तो विनोद ने बताया कि लड़के वालों ने साफ तौर पर कहा है कि या तो गाड़ी का इंतजाम करें, वरना कल तुम्हारे दरवाजे पर बारात नहीं आएगी। विमला सिर पकड़कर दीवार के सहारे ही बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा। विमला ने जल्दी से अलमारी से अपने गहने निकालकर विनोद के सामने रख दिए और बोली, इन्हें बेच दो। विनोद बोला, इन्हें बेचने से क्या होगा, मुश्किल से 2-3 लाख का इंतजाम होगा। गाड़ी कम से कम 15 लाख की होनी चाहिए, ऐसा कविता के ससुराल वालों का कहना है। विनोद हताश उदास सिर पकड़कर बैठा था। विमला से बोला, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर ला दो, सर फटा जा रहा है। रास्ते भर यही सोचता रहा कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। तो मैं उसी समय रिश्ता खत्म करना चाहता था, परंतु चाचा जी ने नहीं माने। रिश्ता चाची की जान पहचान से हुआ है तो कह रहे थे कि उनकी नाक कट जाएगी। रिश्ता तो वह नहीं टूटने देंगे, खानदान की इज्जत का सवाल है। परिवार की सबसे बुजुर्ग मौसी जी भी धीरे धीरे कमरे तक आ पहुंची और बोली, विनोद अब क्या करेगा बेटा। कविता को बड़ी गाड़ी तो देनी ही पड़ेगी, आखिर खानदान की इज्जत का सवाल है। तेरे बाबूजी ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से की थी, खानदान की इज्जत पर जरा भी आंच नहीं आने दी। विमला बीच में ही बोलना चाहती थी, परंतु फिर भी उसे बोलना पड़ा। वह बोली, मौसी जी उस समय की बात और थी, तब बाबूजी जिंदा थे। अब आप समझ सकती हैं कि यह अपनी छोटी सी नौकरी में क्या क्या करेंगे। पहले से ही दोनों बड़ी नंदों के विवाह के कर्ज को हम उतार रहे और अब नया कर्ज लेंगे तो हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। हम उन्हें अनचाहे कर्ज में डुबोना नहीं चाहते। देखते ही देखते घर के आंगन में जिम्मेदार बड़े बुजुर्ग व्यक्ति इकट्ठा होने लगे। विनोद भी उनका हिस्सा बन गया। सभी औरतें चुपचाप मर्दों की बातें सुन रही थी। शहर वाले चाचा जी बोले, तो विनोद बताओ, तुमने क्या फैसला लिया है। क्या 15 लाख के लिए तुम अपनी बहन का इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दोगे।
या फिर कहीं से इंतजाम करके बहन की शादी को बचाना चाहोगे? विनोद हताश उदास खड़ा था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। विनोद ने कहा, चाचा जी, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। मेरे पास और कुछ नहीं, सिर्फ पिताजी की वह 4 बीघा पुश्तैनी जमीन है जिसे बेचकर मैं उन लोगों की बड़ी गाड़ी की डिमांड पूरी कर सकता हूँ। अगर कोई खरीदार है तो सामने आए। विमला ने जब जमीन बेचने की बात सुनी तो वह गुस्से से तिल मिला गई और बोली, चाचा जी, हम जमीन नहीं बेचेंगे। आज यह बहन की शादी के लिए जमीन बेचकर अपने पुरखों की इज्जत बचा लेंगे। कल को अपनी बेटियों की शादी में क्या बेचकर खानदान की इज्जत बचाएंगे? घर की बुजुर्ग मौसी जी बोली, बहू, हमारे खानदान में औरतें मर्दों के सामने जुबान नहीं चलाती। तुम्हारे सास ससुर तो जिंदा हैं। नहीं, लेकिन इसीलिए तुम अपने मन की करना चाहती हो तो करो, तुम्हें रोकने वाला है ही कौन? वैसे भी हम बुजुर्गों की सुनता ही कौन है? खानदान की इज्जत सबसे ऊपर है। तैयारियां हो चुकी हैं, रिश्तेदार घर पहुंच चुके हैं। कल अगर दरवाजे पर बारात नहीं आई तो सब जगह थू थू हो जाएगी। विनोद की हालत ऐसी थी मानो मुर्गी अपनी जान से गई और खाने वालों को मजा भी नहीं आया। विनोद ने अपनी बचत और कर्ज लेकर बहन का अच्छा विवाह करने की सोची, परंतु बात इतनी बिगड़ जाएगी यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। चाचा जी भी तेजस्वी स्वर में बोले, मौसी जी, आप सही कहती हो। गांव भर में हमारे खानदान का नाम लिया जाता है। दूर दूर तक लोग जानते हैं हमारे यहाँ पर शादी में बढ़ चढ़कर दान दहेज दिया जाता है। मैंने भी अपनी बेटी के विवाह में दिया है। चाचा जी आग बबूला होकर बोले, विनोद, मैं शहर में ऊंची सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ पर मेरा मान सम्मान है। मैंने कभी अपने बुजुर्गों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचने दी और तुम लोग लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लड़का सरकारी अफसर है, यह तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। अगर आंगन में गर्मा गर्म बहस हो रही थी, दुल्हन कविता के हाथों पर मेहंदी लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी भी असमंजस बाकी था कि मेहंदी तो लगाई जा रही। कल दरवाजे पर बारात आएगी भी या नहीं? घर की बुजुर्ग औरतों ने कहा, कार्यक्रम जारी रखो, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। कविता का भाई विनोद हताश उदास सबके सामने अपराधी की भांति खड़ा था। कोई कह रहा था कि जब हैसियत नहीं थी तो इतना ऊंचा घर वर देखने की जरूरी नहीं था, अपनी हैसियत के अनुसार देखते। कोई कहता यह तो होना ही था, हमें तो पहले से ही पता था कि लड़के की ससुराल वाले इतने धनवान हैं, भला गरीब की बेटी को भला कैसे अपना सकते हैं। कोई कहता लड़की इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी, फिर विनोद को झुकना नहीं चाहिए। यह तो सरासर गुंडागर्दी की। शादी से एक दिन पहले जब सारी तैयारियां हो चुकी हों, बारात लाने से इनकार कर दिया जाए और बड़ी गाड़ी की डिमांड रख दी जाए। बहुत सारी बातें हो चुकी। अब अंतिम निर्णय हुआ कि शहर वाले चाचा जी विनोद की 2 बीघा जमीन खरीदने के लिए तैयार, जिसके लिए वह 10 लाख रुपए देंगे। कल सुबह जल्दी जाकर विनोद विमला के सभी गहने बेच देगा, जिससे कम से कम 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। बाकी के पैसे आड़ती, जो कि पुराना जानकार है, उससे ब्याज पर उठा लेंगे और बड़ी गाड़ी का इंतजाम हो जाएगा। विमला की एक ना चली। खानदान की इज्जत के लिए उसे अपने गहने भी बेचने के लिए तैयार होना पड़ा। विनोद जी ने विमला को यह कहते हुए समझाया कि गहने तो फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर बहन की शादी टूट गई तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऊपर से यह ठप्पा भी लग जाएगा कि मैंने बहन के अच्छे भविष्य के लिए कुछ नहीं किया और जानबूझकर रिश्ता तोड़ दिया। बाबूजी होते तो बात अलग थी, वह अपने अनुसार अपनी बेटी के लिए जो चाहे निर्णय लेते, लेकिन मैं भाई हूं। लोग मुझ पर ही उंगली उठाएंगे कि भाई ने पैसों की खातिर बहन की शादी टूटने दी। कविता को जब यह बात पता चली तो वह मेहंदी लगवाना बीच में ही छोड़कर आंगन में आ गई और एक बाल्टी पानी भरकर ले आई और अपने हाथों की मेहंदी धो दी। वहां पर घर के सभी बड़े बुजुर्ग और औरतें जमा थी। कविता बोली, मैं अपने भाई की बर्बादी पर अपनी खुशियों का महल खड़ा नहीं होने दूंगी। मैं यह शादी नहीं करना चाहती। लड़के वालों से कह दीजिए कि कल हमारे घर बारात लेकर न आए, क्योंकि मैंने उस लड़के के नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाई ही नहीं। उनकी कोई मांग पूरी नहीं की जाएगी।
अब अगर वह मुझसे शादी करना चाहेगा भी तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। कविता विनोद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, भैया मेरी शादी के लिए इतनी शिद्दत से पैसे जुटाने में लगे हुए हो, कहीं जमीन बेच रहे हो तो कहीं भाभी के जेवर बेच रहे हो तो कहीं से कर्जा उठा रहे हो। इससे अच्छा होगा कि आप मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दें। मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, बराबर का दर्जा हासिल करना चाहती हूँ। यह सुनकर विनोद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी छोटी बहन को गले से लगा लिया और बोला, मुझे खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं, हमारे घर में कोई शादी नहीं होगी। अभी मेरी बहन और पढ़ना चाहती है और मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ। कविता ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। बीए बीएड करने के बाद उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया और उसकी नौकरी सरकारी टीचर के पद पर लग गई। जिस दिन कविता अपनी पहली तनख्वाह लेकर घर आई तो घर में जश्न का माहौल था। कविता ने अपनी पहली सैलरी भाई के हाथों में रखते हुए कहा, भैया अब आप मेरा रिश्ता तय कर दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आपसे 1 रुपया भी दहेज में मांगे। मैं सरकारी टीचर हूँ, मेरी बराबर की हैसियत का लड़का ढूंढिए। विनोद ने अपनी बहन के लिए फिर से एक अच्छा घर और वर ढूंढा, जिन्होंने एक चांदी के सिक्का कुछ शुगन के तौर पर लिया और शादी धूमधाम से संपन्न हुई। दोस्तों, लड़कियों को दहेज की आग में धकेलने से अच्छा है उन्हें काबिल बनाए, उनकी भी हैसियत हो ताकि सामने वाला स्वयं ही दहेज की मांग ना करे। अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाएं कि वह अपने और अपने परिवार के आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं कर सके। तो आपको यह कहानी कैसी लगी और इस कहानी के किरदार आपको कौन सा अच्छा लगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।